तो आज हम अपने डीप डाइव में मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ पन्ने पलट रहे हैं। खास तौर पे जो शुरुआती मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उन पर फोकस रहेगा। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक नोट्स हैं जो इस दौर की कहानी कहते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब ये हमले शुरू कैसे हुए, कौन थे वो लोग, और सबसे जरूरी इनका असर क्या पड़ा, क्योंकि ये घटनाएं सदियों तक चली और इन्होंने भारत का कह सकते हैं नक्शा ही बदल लिया। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना दिलचस्प है कि भारत को अलग अलग नाम कैसे मिले। जैसे भारत तो भरत कबीले से आया, फिर ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया। हाँ, और हिंदू शब्द ये सबसे पहले अरबों ने इस्तेमाल किया है ना, सिंध नदी के पार रहने वालों के लिए हिंद की जनता। सही। और फिर इसी अरब दुनिया से पहला सफल मुस्लिम हमला हुआ 712 ईस्वी में। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पर हमला किया। उसे भेजा था इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने। और उस वक्त सिंध का राजा दाहिर था। बिल्कुल, राजा दाहिर। इस सब की जानकारी का एक बड़ा स्रोत है फारसी रंथ चचनामा। अच्छा, चचनामा। हाँ, उससे उस वक्त के हालात का अंदाजा लगता है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये कासिम का पहला सफल हमला था। इससे पहले भी कोशिशें हुई थी, जैसे उबैदुल्ला ने की, पर वो नाकाम रही। मतलब ऐसा नहीं था कि बस आए और जीत लिया। समझ गई। अच्छा, सिंध के बाद फिर गजनी वंश का जिक्र आता है। हाँ, गजनी। इसकी बुनियाद रखी अल्पतगीन ने, लेकिन असली नाम हुआ महमूद गजनवी का। वो 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी, इसके बारे में तो बहुत सुना है। कहते हैं इसने भारत पर 17 बार हमले किए हैं। हाँ, 17 बार। ये आंकड़ा बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि गजनवी का इरादा वो भारत में कोई स्थायी सल्तनत बनाने का नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? उसका मुख्य मकसद था यहाँ से धन दौलत लूटना और उसे गजनी ले जाना। एक तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जैसे वो सोमनाथ मंदिर पर हमला 1025-26 वाला। बिल्कुल, वो उसका सबसे कुख्यात हमला माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि उसे हमेशा कामयाबी मिली। चंदेल राजा विद्याधर जैसे शासकों ने उसका डटकर सामना भी किया था। उसे तो बगदाद के खलीफा से उपाधियां भी मिली थीं, यमीन उद्दौला जैसी। हाँ, यमीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीनुल मिल्लत यानी धर्म का रक्षक। ये उपाधियां उसे एक तरह की वैधता देती थीं। और उसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ये दिलचस्प है, जिन पर एक तरफ अरबी थी और दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा था। अरे वाह, अरबी और संस्कृत एक ही सिक्के पर। हाँ, ये उस दौर के क्या कहते हैं लेन देन और शायद कुछ हद तक सांस्कृतिक संपर्क का भी सबूत है। और गजनवी सिर्फ हमलावर नहीं था, उसके साथ विद्वान भी थे। बिल्कुल, उसके दरबार में कई नामी लोग थे, जैसे इतिहासकार उत्बी जिसने किताबुल यामिनी लिखी, फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा, और सबसे खास था अल-बरूनी। अल-बरूनी, हाँ, उसका नाम तो बहुत बड़ा है। वो गजनवी के साथ भारत आया था। हाँ, गजनवी के हल्मू के दौरान ही वो भारत आया, और उसकी किताब किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं, वो उस वक्त के भारत को समझने के लिए एक बेमिसाल दस्तावेज है। क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? खास ये है कि वो सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वर नहीं था। अल-बरूनी खीवा का रहने वाला था, बड़ा विद्वान था, गणित, खगोल, धर्म, इतिहास सब जानता था। और उसने यहाँ आकर संस्कृत सीखी, पुराणों और दूसरे भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। वो पहला मुसलमान था जिसने ऐसा किया। अच्छा, ये वाकई असाधारण बात है। कमाल है। अच्छा, गजनवी के बाद फिर मोहम्मद गौरी का दौर आता है। हाँ, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और यहाँ कहानी बदलती है। गजनवी का मकसद लूट था, पर गौरी का इरादा भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखना था। इसीलिए उसे भारत में मुस्लिम शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ओके, तो ये एक बड़ा फर्क था। उसका पहला हमला कब हुआ? पहला हमला 1175 में मुल्तान पर, लेकिन उसे भी शुरू में हार झेलनी पड़ी। 1178 में गुजरात में। किससे? वहां सोलंकी वंश का राज था। राजा मूलराज द्वितीय तब शायद बच्चा था, तो उसकी मां नायिका देवी ने सेना का नेतृत्व किया और गौरी को बुरी तरह हराया। वाह, नायिका देवी। लेकिन फिर तराइन की युद्ध हुए हैं ना, वो निर्णायक थे। हाँ, तराइन की लड़ाइयां। पहली लड़ाई 1191 में। इसमें गौरी दिल्ली और अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से हार गया। पृथ्वीराज चौहान से? हाँ, लेकिन वो वापस गया, तैयारी की, और अगले ही साल 1192 में फिर आया तराइन की दूसरी लड़ाई, और इस बार वो जीत गया।
और इसी जीत ने सब बदल दिया। बिल्कुल, इसी जीत ने भारत में स्थायी तुर्की मुस्लिम शासन का दरवाजा खोला। फिर 1194 में उसने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा दिया। गोरी के सिक्कों के बारे में भी कुछ सुना था, देवी लक्ष्मी। हाँ, ये भी एक अनोखी बात है। उसके कुछ सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा होता था। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है तो शायद ये उसकी सियासी समझ थी या उस वक्त की मिली-जुली हकीकत का आईना, कहना मुश्किल है। उसकी जीत के बाद उत्तर भारत में इख्ता प्रथा भी शुरू हुई। इख्ता प्रथा ये क्या थी? ये एक तरह की प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। इसमें उसके सरदारों और सैनिकों को नकद वेतन के बदले जमीन का राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। इसे इख्ता कहते थे। अच्छा। इससे उसे जीते हुए इलाकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। अच्छा, और गोरी के बाद उसके जो सहायक थे उन्होंने काम आगे बढ़ाया? हाँ, उसके कई गुलाम सरदार थे जो बहुत काबिल साबित हुए। 2 नाम खास हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। हाँ, वही। वो तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी के साथ था। गोरी के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सल्तनत की मजबूती उसी ने की। वही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। और दूसरा नाम? दूसरा था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। वो असम में गोरी का सीधे गुलाम नहीं था, शायद ऐबक के मातहत था, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी था। बख्तियार खिलजी, इसने तो पूरब में हमले किए थे, बिहार, बंगाल। हाँ, वो एक मामूली ओहदे से उठकर अपनी छोटी सी सेना लेकर पूरब की तरफ बढ़ गया। उसने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और दुखद बात यह है कि उसी ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। नालंदा और विक्रमशिला का नष्ट होना तो बहुत बड़ी क्षति थी। यकीनन, ज्ञान के वो बड़े केंद्र थे। खैर, इतिहासकार प्रोफेसर हबीब का मानना है कि इन तुर्की विजयों से उत्तर भारत में एक तरह की शहरी क्रांति हुई। नए शहर बसे, कारीगरों को काम मिला और ग्रामीण क्रांति भी, यानी जमीन के मालिकाने और टैक्स व्यवस्था में बदलाव आए। ये एक अलग नजरिया है इन बदलावों को देखने का। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे ये आक्रमण शुरू हुए। पहले कासिम का सिंध आना, फिर गजनवी के लूटपाट वाले हमले, और फिर गोरी का आकर यहाँ शासन की नींव डालना, और फिर उसके सेनापतियों ऐबक और खिलजी ने उसे आगे बढ़ाया। अलबरूनी जैसे विद्वानों का भी जिक्र आया। बिल्कुल, ये सिर्फ सियासी और फौजी घटनाएं नहीं थीं। इन्होंने भारत के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, हर चीज पर गहरा असर डाला। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत का होना, गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी का होना, या अलबरूनी का संस्कृत सीखकर पुराण पढ़ना, ये सब उस दौर के जटिल सांस्कृतिक आदान प्रदान, टकराव और शायद एक दूसरे को समझने की कोशिशों के बारे में क्या बताता है। ये सोचने वाली बात है।